और जल्दी से बताएंगे लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ओके, आर्टिकल 81 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे संविधान का भाग 5, जिसमें हम बात कर रहे थे यूनियन या संघ के बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संघ की कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके थे, और इसमें हम पढ़ रहे थे संघ की विधायिका। और संघ की विधायिका में बात हो रही थी किसके बारे में? संसद, पार्लियामेंट के बारे में। चलिए, सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 81 तक हम लोग पहुंचे थे। कहने का मतलब हमने राज्यसभा और लोकसभा की संरचना के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 82 से, यानी कि आर्टिकल 81 के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। अगला लिखिए, आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 82। आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 82 जो कहता है, लिखेंगे, प्रत्येक जनगणना के बाद, लिखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों के आवंटन में बदलाव किए जाने चाहिए। द सीट्स ऑफ राज्यसभा आफ्टर एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, द सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा शुड बी रिशेड्यूल्ड। प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों के आवंटन में बदलाव किए जाने चाहिए। आफ्टर एवरी सेंसस, द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड बी रिशेड्यूल्ड। भाई, हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। आर्टिकल 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, आप जानते हैं कि हमारे देश में दशकीय जनगणना होती है, डिकेडियल सेंसस होता है, और हर 10 साल के बाद हमारे देश में पॉपुलेशन काउंट होती है या जनगणना होती है। तो संविधान में अनुच्छेद 82 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी कि हर 10 साल के बाद, इनकी सीटों के आवंटन में क्या होने चाहिए? बदलाव होने चाहिए। लेकिन आप जानते होंगे कि इन सीटों में बदलाव नहीं किए गए हैं, नहीं किए जाते हैं, और इसे 2026 तक फ्रीज किया गया है, फिक्स किया गया है कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। 2026 के बाद संसद ये निर्धारित करेगी या डिसाइड करेगी कि इनके सीटों में चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।
लेकिन संविधान में लिखित है कि हर 10 साल के बाद ये होने चाहिए। इसके बाद अगला लिखेंगे, आर्टिकल 83 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है, लिखिए, संसद का कार्यकाल, टर्म ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का कार्यकाल या टर्म ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम सब जानते हैं कि संसद में दो हाउसेज हैं, संसद में दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यदि हम संसद के कार्यकाल की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना? लिखिए, प्रथम सत्र से 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है प्रथम सत्र से 5 वर्ष। यानी कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब नई लोकसभा बनती है और उसका सबसे पहला सेशन, उसका सबसे पहला सत्र होता है, तो उसी पहले सत्र से लेके 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है किसका? लोकसभा का। लेकिन साथ में लिख लीजिएगा कि आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। 5 वर्ष, 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन या प्रथम सत्र से 5 वर्ष। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 year। लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 year। इसे 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि बात की जाए राज्यसभा की, तो भाई मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? लिख लीजिए 6 years या 6 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 years या 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 84, जिसमें है, लिखिए, संसद के सदस्यों की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। और संसद के सदस्यों का मतलब है भाई उसमें लोकसभा भी होगी और उसमें राज्यसभा भी होगी। सबसे पहला लिखेंगे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। He should not be insane or insolvent। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। He should not be insane और insolvent। insolvent का मतलब bankrupt, दिवालिया। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला लिखेंगे, वह किसी भी लाभ के पद पर
नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। He should not attain a post of profit. वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, यदि संसद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की बात की जाए या मिनिमम एज की बात की जाए, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष, मिनिमम 25 ईयर्स। और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 25 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद, जिस पद पर सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। उसी को क्या कहा जाता है? लाभ का पद कहा जाता है। वही कहलाता है लाभ का पद, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसा पद जिसके तहत सरकारी क्या दिया जाए, वेतन और भत्ते दिए जाएं, दैट इज पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। वही लाभ का पद है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85, जिसमें है राष्ट्रपति द्वारा संसद में सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, राष्ट्रपति द्वारा संसद में सत्र बुलाना, सत्रावसान करना एवं संसद को विघटित करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद में सत्र बुलाना, टू कॉल द सेशन। सत्रावसान करने का मतलब है प्रोरोगेशन, और विघटित करने का मतलब है डिसोल्यूशन। आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संसद में समय समय पर सत्र बुलाए जाएंगे। और ध्यान रखें, दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। कहने का मतलब 6 महीने में एक बार राष्ट्रपति के द्वारा संसद में सत्र बुलाना क्या होता है? अनिवार्य होता है या कंपलसरी होता है। और राष्ट्रपति ही सत्र का समापन करता है, जिसे सत्रावसान कहते हैं। और राष्ट्रपति के ही द्वारा लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को भंग किया जाता है या विघटित किया जाता है। तो संसद में सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या संसद को विघटित करने का जो अधिकार है वो किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है।
नेक्स्ट आर्टिकल 86, जिसमें है, लिखेंगे राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण। स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। कहने का मतलब, जब राष्ट्रपति संसद में जाते हैं तो उस सत्र की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति की ही भाषण, राष्ट्रपति की ही स्पीच से होती है। सामान्य तौर पर ऐसे दो मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संसद में जाते हैं। एक तो साल के सबसे पहले सत्र में जो होता है बजट सत्र या बजट सेशन, और दूसरा नई सरकार के प्रथम सत्र पर। ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रथम सत्र पर। जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब नई लोकसभा गठित होती है, तो नई सरकार का जो सबसे पहला सेशन होता है, जो सबसे पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और इसके अलावा साल में सबसे पहला सेशन जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसे हम बजट सत्र या बजट सेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 87 के तहत है, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, या संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होगा? तब होगा जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर क्या बुलाएगा? जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन। भाई आप जानते होंगे, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी साधारण विधेयक या किसी भी ऑर्डिनरी बिल पर क्या बुला सकता है? जॉइंट सेशन। कहने का मतलब, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सेशन एज पर आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत। आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के ही तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नोट कीजिए फटाफट। आर्टिकल 88 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
याद कीजिए जब हमने महान्यायवादी के बारे में बात की थी, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। लिखिए, संसद के अधिकारी संसद के अधिकारी या ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के अधिकारी या ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहले आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 89, जो कहता है, लिखिए, राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उप सभापति होगा। राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उप सभापति होगा। लिखेंगे, देयर शैल बी अ चेयरपर्सन, देयर शैल बी अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक सभापति एवं एक उप सभापति होगा। अगले पॉइंट में लिखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। किंतु, लेकिन लिखेंगे साथ में, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वह राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत करने का अधिकार भी नहीं रखता। वह राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत करने का अधिकार नहीं रखता। He cannot even vote on a bill presented in राज्यसभा। वह राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत करने का भी अधिकार नहीं रखता। वह राज्यसभा में किसी विधेयक पर मत करने का भी अधिकार नहीं रखता। लेकिन, लिखेंगे, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। बट ही कैन गिव हिज रिजल्टेंट वोट इन केस ऑफ टाई ऑन एनी बिल। लेकिन किसी भी विधेयक पर बराबर मत पड़ जाने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। बट ही कैन गिव द रिजल्टेंट वोट इन केस ऑफ अ टाई ऑन एनी बिल।
और यदि हम बात करें उपसभापति की, तो लिखेंगे उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, लेकिन उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है भाई, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, लेकिन जो उपसभापति है वो राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है। ध्यान रखेंगे। लिखेंगे सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति दोनों को राज्यसभा के द्वारा ही निलंबित किया जाता है। सभापति एवं उपसभापति दोनों को राज्यसभा के द्वारा ही निलंबित किया जाता है। बोथ आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट बाय राज्यसभा ओनली। दोनों को ही अपने पदों से राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही निलंबित किया जाता है। लिखेंगे उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपकर, उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। वाइस चेयरपर्सन कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द चेयरपर्सन। उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। Vice chairperson can leave his post by submitting his resignation to the chairperson। और आखिरी पॉइंट लिखेंगे सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालता है। इन एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन, in absence of chairperson, the vice chairperson will perform his duties। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही उसका कार्यभार संभालता है। अगला लिखिए आर्टिकल 93। सर सभापति किसको देगा त्याग पत्र? बेटे जब मैंने कहा कि सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति, तो क्या मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाते हुए नहीं बताया है कि वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? और यदि मैंने बताया है तो आप भूल कैसे गए? खुद सोचिए। भाई उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा, तो सभापति किसे देगा? भाई सभापति तो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो फिर इसमें कंफ्यूजन कैसी? अगला लिखेंगे आर्टिकल 93, जो कहता है, लिखिए, लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। लिखेंगे, दोनों ही लोकसभा के सदस्य होंगे। दोनों ही लोकसभा के सदस्य होंगे जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। दोनों लोकसभा सदस्य होंगे जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। बोथ विल सबमिट देयर रेजिग्नेशंस टू ईच अदर। दोनों अपने त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। बोथ विल सबमिट देयर रेजिग्नेशंस टू ईच अदर। और लिख लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द डेप्यूटी स्पीकर विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100। आर्टिकल 100 या अनुच्छेद 100, जिसमें है संसद की गणपूर्ति। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की गणपूर्ति, कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। लिखिए, संसद में सत्र शुरू करने के लिए, संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति, संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति ही संसद की गणपूर्ति कहलाती है। संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति ही संसद की गणपूर्ति कहलाती है।
द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड The minimum members required to start the session is known as quorum of the parliament. और ध्यान रखेंगे संसद की गणपूर्ति हमेशा कितनी होती है? ध्यान रखेंगे 1/10 या 10%, 10%। संसद की गणपूर्ति 1/10 या 10% होती है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारी लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसका मतलब लोकसभा की गणपूर्ति 55 सदस्य और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इसका मतलब राज्यसभा की गणपूर्ति हुई 25। जब लोकसभा में 55 और राज्यसभा में न्यूनतम 25 सदस्य मौजूद होंगे तो ही लोकसभा और राज्यसभा में सत्र शुरू हो सकेगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, अगला लिखिए अनुच्छेद 101 और 102। अनुच्छेद 101 और 102 लिखेंगे। इसमें है संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। इनएलिजिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। लिखेंगे यदि यदि कोई भी सांसद लिखिए यदि कोई भी सांसद बिना सूचित किए यदि कोई भी सांसद बिना सूचित किए सत्र से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सांसद बिना सूचित किए लगातार 60 दिन संसद के सत्रों से अनुपस्थित रहता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य समझा जाएगा। तो उसे संसद की सदस्यता से हाँ जी, वेलकम बैक।
हाँ जी, वेलकम बैक। क्लास बीच में रुक गई थी, अब कंटिन्यू करेंगे। पावर कट की वजह से क्लास बंद हो गई थी बीच में। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में, अबाउट द इन एलिजिबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 101 एंड 102, अनुच्छेद 101 और 102। मैंने कहा कि यदि कोई भी संसद का सदस्य बिना सूचित किए सत्र से लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे संसद की सदस्यता के अयोग्य मान लिया जाएगा। If a member of parliament does not attend the session for 60 days, then he will be considered ineligible for the parliament. अगला लिखिए, आर्टिकल 103। नेक्स्ट लिखिए 103। अनुच्छेद 103। आर्टिकल 103 कहता है, लिखिए, अयोग्य सांसदों की सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा लिखेंगे, एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से रद्द की जाएगी। एक अयोग्य सांसद की सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से रद्द की जाएगी। द मेंबरशिप ऑफ एन इनएलिजिबल member will be terminated by the president with an advice of Election Commission of India. अगला, आर्टिकल 104, अनुच्छेद 104। लिखेंगे, यदि कोई निलंबित सांसद सत्र में जाता है, तो उससे प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना प्रतिदिन वसूल किया जाएगा। If a terminated member attends the session, he will be charged ₹500 per day. यदि कोई निलंबित सांसद सत्र में जाएगा या जाता है तो उससे 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जाएगा।
लिखिए आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107। इसमें है, लिखेंगे साधारण विधेयक की परिभाषा। साधारण विधेयक की परिभाषा लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। एक साधारण विधेयक की परिभाषा, ए डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। अब हमें सबसे पहले बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि संसद में जो पेश होने वाले बिल हैं या जो विधेयक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बिल्स हैं, जो विधेयक हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं गवर्नमेंट बिल्स, यानी कि सरकारी विधेयक, और एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स। गैर सरकारी विधेयक। एक कहलाते हैं गवर्नमेंट बिल्स, एक कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल्स।